Hello students, welcome all of you in today's class. Today we are going to begin with a new topic that is electric field and its intensity. तो स्टूडेंट समझिए अब बात को. अभी तक हमने चार्ज के बारे में काफी कुछ जान लिया है. चार्ज की प्रॉपर्टीज, यूनिट्स, कूलम्स लॉ, जहां हमने बात की दो चार्जेस कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं. पर जब भी हम ऐसी बात करते थे तो इमेजिन यही करते थे कि ये रहा एक चार्ज, ये रहा दूसरा चार्ज, ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है. तो हमेशा दोनों चार्जेस सीन में दिखते थे. पर कई बार ऐसा होता है कि हमें इंटरैक्शन को एकदम ही अलग नजरिए से देखना होता है. ऐसा ही कुछ आज होने वाला है. जैसे मान लो ये पेन, इस पेन को मैंने रिलीज कर दिया तो आप बोलोगे सर ये नीचे आ गया क्योंकि अर्थ की फील्ड में है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है. उस समय आप डायग्राम में अर्थ को साथ में इमेजिन नहीं कर रहे कि भाई अर्थ की फील्ड तो हर जगह है. तो अर्थ एक तरीके से होस्ट हो गई और उसमें हम सब गेस्ट हो गए जो उसके फील्ड के अंदर हैं, इसलिए उसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं. कुछ ऐसा ही अब हम आगे करने वाले हैं चार्जेस के साथ. यानी चार्जेस को अब हम ऐसे देखने वाले हैं कि कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जो अपना इन्फ्लुएंस दूसरों को महसूस करवा पाएगा उस एनवायरनमेंट में. तो उस एनवायरनमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो आपको समझ में आ गया अब क्या बात होने वाली है. मेरी तरीके से समझे तो अब बात होने वाली है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ होस्ट और गेस्ट. अभी तक दो चार्ज थे, दोनों को आप एक ही तरीके से देख रहे थे. ऐसा कुछ नहीं था कि ये डोमिनेंट है या ये डोमिनेंट है. अब हम एक तरीके से थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बदल देंगे, एक को होस्ट और एक को गेस्ट की तरह देखने वाले हैं. तो क्या है आज की हेडिंग? हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड. नाम से ही पता चल गया, फील्ड मतलब रीजन, राइट. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले वो डेफिनेशन लिखिए. मैंने अभी कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, सिर्फ वही लिखेंगे. तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट. क्या है ये? एक इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट in which any charge can experience force. ठीक है. तो जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, तो अभी हम बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल फील्ड में क्योंकि हम अर्थ की वजह से फोर्स महसूस कर रहे हैं. वैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल यदि आ जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. अब आगे बात करेंगे कि ठीक है सर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो है ना. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने सिर्फ रीजन को बोला. अब हम एक और टर्म कॉइन करेंगे इसके बाद जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी. ठीक है. तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. पहले आप ये लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डालिए, ऐसा कुछ लिखिए डेफिनेशन, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए, तो अगर आपने लिख लिया तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ की. ठीक है. तो द स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इज सेड टू बी इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने आपको बता ही दिया. अब इसके बाद हम कुछ ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि ये कोई चार्ज है जिसको हम लोग एक तरीके से सिंपल सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि ये तो हो गया हमारा होस्ट. ठीक है. जैसे अभी हम हो गए गेस्ट और अर्थ हो गई होस्ट. अच्छा, कोई एस्ट्रॉइड है, कोई कॉमेट है जो अर्थ की फील्ड से बहुत दूर है, तो हम उसको टेक्निकली एक वर्ड यूज करते हैं. क्या वर्ड है वो? इंफिनिटी. यानी फील्ड के एकदम बाहर, जहां उसका इन्फ्लुएंस एकदम भी महसूस नहीं हो पा रहा है. तो ये चार्ज अभी इंफिनिटी पे है, अभी इस पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. पर जैसे ही वो इसके अंदर आ जाएगा तो उस पे इन्फ्लुएंस महसूस होने लगेगा. अब ये किस नाम से जानने लगेंगे हम इसको? ये हो गया अब गेस्ट. ठीक है. इस होस्ट की जगह जो हम टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, ये तो अपने आपस की बात है, पर जो टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं वो है सोर्स चार्ज. और जो फील्ड के अंदर आया है, फील्ड को समझने, फील्ड को चेक करने, फील्ड को टेस्ट करने, उसको जाहिर सी बात है हम लोग क्या नाम देते हैं? टेस्ट चार्ज. तो अभी मैंने होस्ट कह दिया कैपिटल क्यू को और टेस्ट चार्ज कह दिया स्मॉल क्यू को. इतनी बात समझ में आ गई. अब हम कहने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, समझना, वो हर जगह एक जैसी नहीं है. कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इसने कोई फील्ड क्रिएट कर ली, उसका जो इन्फ्लुएंस है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ. क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की
स्ट्रेंथ या फिर क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो हर जगह एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं है? आप समझते हो, पोजीशन। जैसे यार अभी हम अगर अर्थ के एकदम सरफेस के करीब है, कल को हम 10,000 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो अर्थ की फील्ड एक जैसी तो नहीं होगी। तो हम यहां पे एक टर्म कॉइन करेंगे जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और हम इसको किससे डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से। किससे डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से। ये क्या है, ये बताता है, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या बताता है, हर फिजिकल क्वांटिटी का काम है कुछ ना कुछ बताना। इसका काम क्या है, क्या बताना, फील्ड की फोर्स गिविंग एबिलिटी। देखो फिर कह रहा हूं, फिजिक्स में हम हमेशा पहले क्वालिटेटिव डेफिनेशन देके ये समझना चाहते हैं कि वो क्वांटिटी क्या है, फिर उसका अमाउंट बताएंगे। तो क्या है ये, फोर्स गिविंग एबिलिटी ऑफ द फील्ड। क्या है ये, फोर्स गिविंग एबिलिटी ऑफ द फील्ड, कि यार वहां पे फोर्स देने की कितनी क्षमता है। जैसे अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हो कि यार अर्थ जो है पोल्स पे ज्यादा फोर्स देती है, इक्वेटर पे थोड़ा कम फोर्स देती है। तो होता क्या है कि फोर्स गिविंग एबिलिटी ऑफ द फील्ड जो अर्थ की है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। वो डिपेंड किस किस पे करेगी, तो आप बोलोगे वो डिपेंड करेगी कई सारी बातों पे। पहला जिसको हम ई वेक्टर कह रहे हैं, है ना, ई डिपेंड्स ऑन, पहला पोजीशन इन द फील्ड। किस पे डिपेंड करेगी, पोजीशन इन द फील्ड। दूसरा फिर किस पे डिपेंड करेगी, तो आप बोलोगे सोर्स चार्ज। अरे भाई सोर्स चार्ज कैसा है वो भी तो डिसाइड करेगा ना फील्ड कितनी तगड़ी है। अभी अर्थ जैसा होस्ट है वैसा मार्स नहीं है, तो अर्थ जो है वो स्ट्रॉन्गर होस्ट है, उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, मार्स की थोड़ी कम है। तीसरा, जो भी कोई चार्ज फोर्स महसूस करेगा वो मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। अब तो हम ये बात जानते ही हैं कूलम्स लॉ पढ़ने के बाद कि वो किस पे और डिपेंड करेगा, मीडियम। यानी अगर यही होस्ट यही चार्ज एयर में फील्ड बनाए तो अलग फील्ड बनेगी, वाटर में फील्ड बनाए तो एकदम से फील्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी। यानी कहीं ना कहीं इस बार फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी फोर्स देने की क्षमता है, जो उसकी एबिलिटी है, ये इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगी। तो एक इमेजिनेशन आपकी बन गई, ये होस्ट है, ये टेस्ट है, ये फील्ड के बाहर है, फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है, किस किस पे डिपेंड करती है, वो भी आप समझ गए। एक बार इतना लिखिए, एक और बात बताऊंगा। चलिए, तो अब अगर आपने ये लिख लिया, आप ये समझ गए, तो एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा जो एक जनरल बात है, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं कि यहां पे दो वर्ड्स होते हैं, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। क्या दो वर्ड्स होते हैं, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। कई बार टीचर्स भी ऐसा कर देते हैं कि, और कई बार क्वेश्चंस में भी ऐसा होता है कि कई बार यूनिफॉर्म कांस्टेंट इनको एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, पर वो पूरी तरीके से सही नहीं है। आप 11th में पढ़ चुके हो, यूनिफॉर्म वर्ड जब भी फिजिक्स में आता है उसका मतलब होता है जब कोई चीज हर लोकेशन पे सेम हो, हर पोजीशन पे सेम हो। तो कभी मैं बोलूं यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू हर जगह पे सेम है। जैसे आपके रूम में अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, जो अर्थ की फोर्स लगाने की क्षमता है, वो लगभग पूरे में यूनिफॉर्म सी है, कोई खास वेरिएशन नहीं है। आपका रूम इतना बड़ा नहीं है ना कि पोल और इक्वेटर तक फैला हुआ है, तो इसलिए कोई खास फर्क महसूस नहीं हो रहा, और आप क्या कह सकते हो, फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। कांस्टेंट वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज टाइम के साथ ना बदले, जब कोई चीज टाइम के साथ ना बदले। तो कभी भी ऐसी वर्ड यूज हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, तो उसका मतलब ये मानना है हर लोकेशन पे सेम है। कोई चार्ज अगर वहां से गुजर रहा है तो उसको हर जगह एक जैसी फील्ड महसूस हो रही है। कांस्टेंट वर्ड का क्या मतलब है, जब हम कहेंगे कि फील्ड टाइम के साथ ना बदले। अच्छा, यूनिफॉर्म का उल्टा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। और कांस्टेंट का उल्टा क्या होता है, वेरिएबल। तो अगर वेरिएबल वर्ड यूज किया है यानी टाइम के साथ बदल रही है फील्ड, और अगर नॉन यूनिफॉर्म वर्ड यूज किया है तो पोजीशन के साथ बदल रही है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, कांस्टेंट क्या है ना। इतना आपने लिख लिया, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें
उससे पहले मैं एक और एडिशन बात कर लेता हूं, चलो जल्दी से इसको हटा रहा हूं। फिर से इमेजिन करते हैं डायग्राम। कैसा डायग्राम था कि भाई जैसे यहां पे एक सोर्स चार्ज था और यहां पे हम एक टेस्ट चार्ज लेके आए फील्ड को टेस्ट करने के लिए। अब समझना बच्चों बात को, होता क्या है कि यार हम कभी भी कोई चीज को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? स्टैंडर्डाइज। तो हम उसको हमेशा यूनिट के लिए स्पेसिफाई करते हैं। किसके लिए स्पेसिफाई करते हैं? यूनिट के लिए। क्या मतलब है सर इस बात का? मान लो कोई आपको बोले ये पेन है, इसकी कॉस्ट क्या है, ये स्टाइलस है, इसकी कॉस्ट क्या है, तो आप हमेशा ऐसे ही बताना चाहेंगे कि यार एक स्टाइलस की कॉस्ट है लेट्स से 1500 रुपीज। अरे क्या है? 1500 रुपीज। तो आप हमेशा एक के टर्म में, आप ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे 3 स्टाइलस की कॉस्ट 4500 है। अगर ऐसे आप बोलेंगे तो भी आपका दिमाग आपको जल्दी से यही कहेगा कि फटाफट एक की कॉस्ट निकाल लो। ऐसा क्यों? क्योंकि एक की कॉस्ट निकालने से इजी हो जाता है आगे यूनिटरी मेथड अप्लाई करना। क्या करना? यूनिटरी मेथड। मान लो मैंने कहा 3 की कॉस्ट 4500 है, तो 5 खरीदने हैं तो कितने के आएंगे? तो आप खट से क्या कैलकुलेशन करोगे? अच्छा 3 की कॉस्ट 4500 है तो एक की कॉस्ट 1500 हो गई और 5 की कॉस्ट 7500 हो गई। यानी आप हमेशा इंटरेस्टेड रहोगे उसको यूनिट के लिए जानने के लिए। जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ही ले लो आप, तो अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोले कि यार अर्थ कितना ज्यादा ताकत लगाती है, मासेस पे कितना ज्यादा फोर्स लगाती है, तो सिंपल भाषा में बोलेंगे कि ये लगाती है 9.8 न्यूटन पर केजी। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी जब हम डिफाइन करते थे तो उसका मतलब होता था फोर्स पर यूनिट मास। क्या होता था? फोर्स पर यूनिट मास, कि भाई अर्थ की फील्ड कितनी है? 9.8 न्यूटन पर केजी। अब वो तो हुआ क्या कि फोर्स पर यूनिट मास असल में एक्सेलरेशन भी होता है, ये तो आप जानते ही हो। तो हुआ ये कि ये अक्सर है ना फिर जी से रिप्लेस हो गया और हम ऐसे बोलने लग गए कि अर्थ की जो फील्ड स्ट्रेंथ है यानी जो उसका एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो क्या हुआ? इसने उसको ओवरशैडो कर दिया और ज्यादा हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में या कितना ग्रेविटी से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उससे किसी की भी फील्ड को जज करने लग गए। पर सही तरीका यह भी हो सकता था कि हम क्या करें, हर जगह पे यूनिट मास पे फोर्स एक्सपीरियंस कर लें। अब यहां पे पर दो बातें हैं। वो क्या है? यूनिट मास तो इमेजिन करना इजी है कि यार 1 किलोग्राम कैसा होता है, 1 किलोग्राम को मार्स पे ले जाके टेस्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। 1 किलोग्राम प्रैक्टिकल है, पर 1 कूलम प्रैक्टिकल नहीं। 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है, तो 1 कूलम प्रैक्टिकल नहीं है। इस वजह से हम क्या करेंगे? हम जो चार्ज लेके आएंगे जिसको हमने कहा टेस्ट चार्ज, वो एक्सपेरिमेंट जब करते लेके आएंगे वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। क्यों स्मॉल होना चाहिए? क्योंकि नॉर्मली चार्जेस कैसे होते हैं, मान लो ये माइक्रो कूलम के ऑर्डर का है, तो आप ये थोड़ी कि कूलम के ऑर्डर का चार्ज इसको टेस्ट करने के लिए ले आओगे। तो आप बोल दोगे हाँ ले आते हैं सर, ले आते हैं, कूलम के ऑर्डर का चार्ज ले आते हैं। पर फिर उससे होगा क्या? इसके अंदर जो चार्जेस है उसमें एक हलचल सी पैदा हो जाएगी और वो पूरे अंदर के सिस्टम को चेंज कर देगा, चार्ज की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगा, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि हम इसको क्यों लाए थे? फील्ड को टेस्ट करने के लिए, और इसने आते ही पूरी फील्ड को ही चेंज कर दिया। तो ये तो अजीब सी बात हो गई ना। इसीलिए हमें जो चार्ज लेके आना चाहिए वो बहुत छोटा चार्ज लेके आना चाहिए, टेस्ट चार्ज। तो आप बोलोगे सर बहुत छोटा चार्ज लेके आएंगे तो फिर यूनिट के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे? अरे वो तो आप उसी से डिवाइड कर दो ना। भाई कल को आप 1 मिली कूलम लाए तो आप 1 मिली कूलम की वैल्यू से डिवाइड कर दो, पर कूलम तो वैल्यू तब भी पता चल ही सकती है। भाई कल को मैं कहूं कि 250 ग्राम शुगर 10 रुपीज की आती है, यानी 0.25 kg 10 रुपीज की आती है, तो 1 kg शुगर की कॉस्ट नहीं बता पाओगे क्या? बता ही दोगे सर 40 रुपीज। कैसे? डिवाइड बाय 0.25। वही फंडा यहाँ है कि हम जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं ये कैसा चार्ज होना चाहिए? वेरी 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 स्मॉल, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। और फील्ड स्ट्रेंथ फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भैया ये चार्ज तो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो है, और फिर हम फील्ड स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन कर देंगे? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। तो हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्वांटिटेटिवली? दैट इट इज द फोर्स पर यूनिट। अच्छा अब इसमें भी ट्विस्ट है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट। क्योंकि अब एक और लफड़ा है, वो क्या है कि मास जहां सिर्फ पॉजिटिव हो सकता था, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमेशा कैसे बताना चाहेंगे?
पॉजिटिव के हिसाब से। किसके हिसाब से? जो इसका डायरेक्शन है वो किसके हिसाब से बताना चाहेंगे? पॉजिटिव। अभी ग्रेविटी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को भी रख दो नीचे ही आएगा, ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे ही होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का डायरेक्शन नीचे ही होगा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मतलब पॉजिटिव के लिए भी हो सकती है और नेगेटिव के लिए भी हो सकती है, तो दोनों वेरिएशन हो सकते हैं। इसलिए हमने उसको स्टैंडर्डाइज किया किसके लिए? पॉजिटिव। यानी जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सोचना है तो वो किसके हिसाब से सोचना होगा? पॉजिटिव। अभी समझाता हूं क्या मतलब है इस बात का। दूसरी बात जल्दी से समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसीलिए इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी? न्यूटन पर कूलम। यानी जो भी आप चार्ज लेके आए उसी से आपने डिवाइड कर दिया तो अपने आप ही आपको क्या मिल गया? बोलो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। उदाहरण के तौर पे कि यहां आप क्यू चार्ज लेके आए और अगर, ध्यान से सुनिएगा, हर वक्त ऐसा नहीं होता, अगर क्यू भी कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज। क्यू बोले तो जो हमारा सोर्स चार्ज है वो भी पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर फिर तो कूलम्स लॉ लगा लेते, तो फिर फोर्स क्या होगा? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या सीखा अभी अभी हमने? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो वो क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना? अभी अपन ने इसको पॉजिटिव माना तो ये पॉजिटिव को रिपेल ही करेगा, यानी इसका डायरेक्शन किसके अलोंग होगा? आर कैप के अलोंग। किसके अलोंग होगा? तो अगर ये आर का डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसी के अलोंग तो होगी। यानी जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सोचनी है तो हमें ये सोचना है कि पॉजिटिव क्या करेगा। अगर मैं फिर से एक बात बोलूं, जैसे आपकी होती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो वहां पे आप सोचते थे कि नॉर्थ पोल क्या करेगा, क्योंकि वहां पे भी यही लफड़ा था, नॉर्थ पोल भी होता था, साउथ पोल भी होता था। तो हम हमेशा क्या कहते थे कि नॉर्थ पोल क्या करेगा उस हिसाब से बात कर रहे हैं। जैसे करंट फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा उस हिसाब से बात कर रहे हैं। वैसे ही फील्ड स्ट्रेंथ भी हमेशा क्या सोच के बताई जाएगी कि जो चार्ज पे टेस्ट हुआ है वो कैसा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? अभी समझ जाओगे, चिंता मत करो। पर एक लास्ट बात करूंगा, बहुत सारी बातें हैं, दो न्यूमेरिकल से ही क्लैरिटी आएगी, पर अब आप ये समझ लो कि अब हम कई बार ऐसे देख रहे हैं कि यार एक चार्ज पे फोर्स लग रहा है, दूसरा चार्ज आपको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट ही ऐसा है जिसमें दूसरे चार्ज की पूरे इलाके में फील्ड महसूस की जा सकती है। लास्ट बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मैंने आपसे कहा कि आप जिस क्लासरूम में बैठे हो या अपने घर पे रूम में बैठे हो उसमें एक यूनिफॉर्म फील्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। क्या है? एक यूनिफॉर्म फील्ड, यानी हर जगह सेम है। अच्छा, कितनी है वो यूनिफॉर्म फील्ड? 30, है ना, न्यूटन पर कूलम आई कैप। यानी आपको क्या इमेजिन कर लेना है कि पर कूलम कितना फोर्स है आपके रूम में? 30 न्यूटन है। राइट की तरफ कितना फोर्स है? 30 न्यूटन, है ना? अब वही वाली बात, यूनिटरी मेथड वाली बात। क्या बात है यूनिटरी मेथड वाली? कि मान लो केस 1 कि आप एक गेस्ट लेके आए और वो कैसा गेस्ट है? लेट्स से चार्ज 2 कूलम का। हाइपोथेटिकल है, 2 कूलम होता नहीं है पर लिख लिया अपन ने। 2 कूलम का चार्ज आप लेके आ गए, तो आप क्या बोलोगे? अरे सर हर कूलम को 30 न्यूटन आई की तरफ धक्का मिल रहा है, तो 2 कूलम को कितना फोर्स महसूस होगा? तो आप बोलोगे सर 60 न्यूटन, है ना, क्योंकि पॉजिटिव की टेंडेंसी उधर जाने की तो पॉजिटिव 2 की भी टेंडेंसी उधर जाने की। पर कहानी में ट्विस्ट, अगर 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 यहां पे केस 2 बन जाता और जो गेस्ट है वो कैसा होता? -3 कूलम। कैसा गेस्ट होता? -3 कूलम। तो फिर फोर्स क्या होता सोचो। तो 30 पर कूलम है सर, पॉजिटिव को इधर है, तो -3 को क्या होगा? -90 आई कैप। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि प्लस जिधर जाएगा माइनस भी क्या उधर जाएगा? नहीं, माइनस हमेशा उसके ऑपोजिट जाएगा। तो फील्ड कैसी है कि प्लस को राइट साइड भेजता है, तो माइनस अपने आप लेफ्ट साइड जाएगा। यानी आप बोलोगे सर फिर तो ऐसे ही लिख दो ना कि कभी भी किसी क्यू चार्ज पे फोर्स निकालना है जो किसी फील्ड में आया है, तो उस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा? क्यूई। अरे वो क्या होगा? क्यूई। अब अपने आप ही केस बन गया कि यदि Q पॉजिटिव है, जिसको आप लेके आए हो, जो हमारा गेस्ट है वो पॉजिटिव है, तो F इज अलोंग E। क्योंकि अब है ना, इस पूरे चैप्टर में छोड़िए, इस पूरी 12th क्लास में बार बार चीजें E के टर्म्स में गिवन होगी, तो हम नहीं चाहते कि हमारा स्टूडेंट बिल्कुल भी डरे
ई को देखते ही क्या क्लैरिटी आनी चाहिए? 50% अभी समझ आ गया, 50% क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अगर क्यू क्या है? नेगेटिव, तो अगर ई इधर है तो फोर्स इधर है, तो फोर्स का क्या होगा? फोर्स इज एंटी पैरेलल या ऑपोजिट टू ई। बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी है अभी इस पूरे बोर्ड पे। आपको आई होप समझ में आ गई होगी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही क्यों डिफाइन की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना है एक्चुअली, तो हमेशा स्मॉल चार्ज लाएंगे, पर उस पे जो फोर्स है उसको ई नहीं कहेंगे, उसको वापस उसी से डिवाइड कर देंगे, उसको ई कहेंगे। यानी ई निकालना मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट। और पर यूनिट का मतलब 12th क्लास में क्या होने वाला है? पर कूलम, जो कि बहुत बड़ा चार्ज है, इसीलिए प्रैक्टिकली नहीं लाया जा सकता। न्यूमेरिकल करते समय तो आप भले ही वहां पे लिख दो ना 1 कूलम, भाई न्यूमेरिकल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल थोड़ी ना कर रहे हो। उस समय तो आपको जब भी फील्ड निकालनी हो वहां 1 कूलम रख दो, फोर्स निकाल लो। समझ गए बात को? 1 कूलम रखा, फोर्स निकाल लिया। चलो ये सारी इंफॉर्मेशन लिखो अपने नोटबुक में, सारी बातें जो मैंने हिंदी में बोली वो भी कोशिश करो लिखो। पॉज कर लेना वीडियो को, फिर लिखना। मैं बस एक बार साइड हट रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस सारी इंफॉर्मेशन को एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एबीसी। क्या करना है आपको? 1 कूलम इमेजिन करके फोर्स निकाल लो। बस क्या इमेजिन कर लो? प्रैक्टिकली कोई दिक्कत हो सकती है, पर न्यूमेरिकल करते समय कोई दिक्कत नहीं है। 1 कूलम, 1 कूलम और 1 कूलम, तो ए बी सी पे 1 कूलम रख रख के देख लो और फोर्स निकाल लो, यही आपकी फील्ड है। 1 बी कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बोलेगा? रिपेल। नहीं, ये क्या बोलेगा? हाँ, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या बोलेगा? बोलिए। 1 कूलम को अट्रैक्ट, और ये क्या बोलेगा? रिपेल। तो दोनों की ही फील्ड का डायरेक्शन किधर आ जाएगा? टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। तो नेट फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ। पर अगर यहां 1 कूलम रखा है, तो इसकी वजह से जो फील्ड है वो तो क्या करेगा? फिर से अट्रैक्ट, पर ये क्या करेगा? रिपेल। यानी जहां पे भी फील्ड निकालनी है, मैं फिर कह रहा हूं, न्यूमेरिकल करते समय सिंपल रखो, वहां पे 1 कूलम मान लो आप। तो ऐसे नहीं करना कि अरे क्यू मानते हैं उस पे फोर्स लिखते हैं फिर क्यू से डिवाइड करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। अच्छा, एक और बात बोल दूं, ये जो फॉर्मूला है ना ई का के क्यू बाय आर स्क्वायर, बखूबी आप याद कर लो, पर ये कंडीशन याद रखना। फिजिक्स में क्या होता है, बच्चा फॉर्मूला तो याद रख लेता है, पर वो ये भूल जाता है कि किन कंडीशंस में वो एप्लीकेबल था। तो ये कब एप्लीकेबल है? सिर्फ पॉइंट चार्ज, क्योंकि कूलम्स लॉ लगाया है आपने। तो खैर अभी तो पॉइंट चार्जेस ही है, तो फील्ड क्या हो गई? के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यों हो गई के क्यू बाय आर स्क्वायर? क्योंकि दूसरा चार्ज तो 1 हो गया, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर है, तो क्यू टू तो 1 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वो दिखेगा थोड़ी। अच्छा, अब ये क्या बोलेगा? E2, और ये क्या बोलेगा? E1, और कितने एंगल पे ऐड होंगे ये? 120। क्यों 120? क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर का। तो अब हो गया खेल, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, खाली आपको अभी तक क्वेश्चन ऐसे कराते थे कि यहां पे कोई चार्ज रखा होता था, अब यहां पे कोई चार्ज रखा नहीं है, आपसे बस पूछ रहे कि तैयारी बताओ भैया कि क्या तैयारी है, फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है। अभी यहां कोई गेस्ट आया नहीं है, हम बस क्या कर रहे हैं, अभी अपन बता रहे हैं कि कोई गेस्ट आएगा तो पर कूलम इतना फोर्स खाएगा। चलिए, क्या है E1 या E एट लेट्स से A, तो आप बोलोगे E1 माइनस आई कैप प्लस E2 माइनस आई कैप। दोनों ही फील्ड माइनस की तरफ है, पूरा मैं सॉल्व नहीं करूंगा। K की जगह क्या लिख देंगे? 9 इंटू 10⁻⁹। बाय द वे दोनों Q सेम है, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और दोनों से दूरी भी सेम है, यानी 1 बाय लाइक 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 0.5 का स्क्वायर, यानी मैंने के क्यू बाय आर स्क्वायर किया और कुछ भी नहीं किया, और आगे क्या लिख दिया? माइनस आई कैप। यानी यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो इधर जाएगा, तो अगर नेगेटिव होता तो उधर जाता। सोच लो, पॉजिटिव है तो इधर जा रहा है, तो नेगेटिव होता तो उधर जाता, यानी नेगेटिव जब भी आएगा तो फील्ड जिधर है उसके ऑपोजिट फोर्स खाएगा। अच्छा, बी पे चले जाओ, तो बी पे क्या है? E2 तो आई कैप में, पर E1 माइनस आई कैप में, तो अब क्या होगा? E2, तो आप बोलोगे सर इसकी वजह से इस पे रिपल्शन,
यानी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस कितना हो गया 1 है क्या? हाँ 1 है, 1 स्क्वायर। ये तो आई कैप में हो गया, पर इसकी वजह से जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया? वो 2 हो गया सर, प्लस 1/2 स्क्वायर। है इतना दिमाग? सोच पा रहे हो? 2 क्यों हो गया? क्योंकि इधर से इधर तक की बात करें तो ये 1, ये 0.5, ये 0.5, तो टोटल कितना हो गया? 2 हो गया। ये हो गई E एट B। और जब E एट C निकालनी हो तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है। 120 पहले भी ऐसा कर चुके हैं कभी ना कभी। अभी C पे बात करें तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, और वो कितना है? K Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि इससे भी दूरी 1 है और इससे भी दूरी 1 है, तो क्यों ना इसको E बोल दिया जाए, E1 हो चाहे E2 हो। और फिर नेट फील्ड एट C निकालने के लिए क्या करेंगे आप? अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120, तो अपने आप E आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A B C, आप बोलोगे सर बखूबी निकाल ली, डायरेक्शन भी बता दिया। मत भूलना वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी है। पर अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन ऐड कर देता हूं? नए कलर से लिखते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बोल दिया, सपोज अ चार्ज Q is equals to -3 मिलीकूलम एंड मास 5 मिलीग्राम, है ना? चलो इसको भी माइक्रो कर लेते हैं। 3 माइक्रोकूलम एंड मास 5 ग्राम इज ब्रॉट एट A, है ना? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया कि एकदम से A पे ये चार्ज को गेस्ट के तौर पे लाए तो आपको बताना है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। और जब मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड भी बताइएगा दोस्तों और डायरेक्शन भी। चलिए करिए ट्राई। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर E की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी थी? चलो E की वैल्यू A पे, वो तो अब हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, बच नहीं पाएंगे उससे। तो ये हो जाएगा एक तरीके से 4 + 4 8, है ना? तो ये हो जाएगा 8 इंटू 9 72, और 72 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 144। आई होप कैलकुलेशन क्लियर है। ये हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4, 4 + 4 8, 8 टाइम्स 9 इज 72 एंड 72 टाइम्स 2 इज 144। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये आ रही है 144 इंटू 10⁻³ माइनस आई कैप। बोलो हाँ कि ना? यूनिट तो आप जानते ही हो, न्यूटन पर कूलम आपने सॉल्व किया होगा तो आपकी यही आई होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अब हमें पता है। अब हमें बताना है फोर्स। तो क्या सीखा अभी अभी हमने? फोर्स जब लाएंगे यहाँ पे तो वो होगा QE, पर क्योंकि E इधर है तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाता पर नेगेटिव जाएगा इधर, वो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि Q की वैल्यू अब आप क्या डालोगे? -3, और E की जगह आप क्या डालोगे? 144 इंटू 10⁻³ है ना? और आगे क्या लिखोगे? माइनस आई कैप। तो यहां माइनस आई कैप और यहां माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये फोर्स कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 144 टाइम्स 3 हो गया ये, है ना? तो 140 टाइम्स 3 अपना होता है 420, और 420 में 12 और ऐड कर दिया तो 432। कितना हो गया? 432, और 10 की पावर कितनी बच गई? -6 न्यूटन। अच्छा ये तो फोर्स हो गया क्या? अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करूं? तो अच्छा आगे आई कैप लिख देते हैं। माइनस माइनस क्यों प्लस हो गया, समझ में आ गया ना? E इधर है तो नेगेटिव चार्ज है तो इधर जाएगा, पॉजिटिव है तो इधर जाएगा। कम से कम 3-4 बार रिपीट कर चुका हूं। क्या है वो मेन लाइन? कि अगर गेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेके आते हैं तो फोर्स E के अलोंग लगता है, और अगर गेस्ट चार्ज नेगेटिव लेके आते हैं तो फोर्स E के ऑपोजिट लगता है। ठीक है ना? हाँ, तो एक्सेलरेशन कितना होगा बोलो? तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन होगा फोर्स पर यूनिट मास। क्या होगा? फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स कितना है? 432 इंटू 10⁻⁻6, और मास कितना है यहां पे पार्टिकल का? 5 मिलीग्राम। अब कोई लोग सोचेगा कि भाई मिलीग्राम है तो मिली मतलब 10⁻³ ये अक्सर एक गलती हो जाती है। ये होगा 5 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि मिलीग्राम है दोस्तों, ग्राम। ग्राम खुद ऐसा यूनिट नहीं है, केजी ऐसा यूनिट है। तो
मिली को कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में तो 10⁻³ फिर ग्राम को करेंगे केजी में तो फिर वापस 10⁻³। यानी जो हमारा एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 432/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खतरनाक एक्सेलरेशन है दोस्तों ये। पर ये कैसे आया, फील्ड कैसे ऑपरेट कर रही है, आई होप आपकी थोड़ी अब फील्ड की अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। वापस एक पुराने कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही बीच बीच में मिक्स एंड मैच करते रहना चाहिए, पुरानी चीजों को इंक्लूड करते रहना चाहिए। हमने कई थीम्स पढ़ी, इक्विलिब्रियम, एसएचएम, मैक्सिमा मिनिमा, सर्कुलर मोशन, कई बार उनके क्वेश्चन बीच बीच में हम लाते रहेंगे। यहां मैं वेट करता हूं और आपको कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बात हमें करनी है वो क्या है, टू आइडेंटिकल थ्रेड्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट विद आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल सस्पेंडेड फ्रॉम देम। ठीक है, यानी एक चार्ज है और दूसरा चार्ज है, और क्योंकि वो ऐसे एंगल बना लेंगे, क्यों एंगल बना लेंगे, क्योंकि वो चार्ज है, वरना क्या होते वो वर्टिकल रहते, पर रिपेल हो के वो क्या हो गए, एक दूसरे से दूर चले गए। लेट्स से कितने एंगल पे डाइवर्ज हो गए, वैसे तो 30 दे रखा है पर मान लेते हैं कितने एंगल पे डाइवर्ज हो गए, थीटा। ठीक है, यही कहानी है। ठीक है, शुरू करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। आप बोलोगे सर फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, पहले मैं तैयारी कर लेता हूं कि मेरे को जितनी क्वेश्चन की समझ बन गई इमीडिएट पढ़ते ही, कि भाई ये टी है, ये टी है, सिमेट्री से ये भी टी है और सब आइडेंटिकल है तो ये भी एम है। और जो नया नया फोर्स आया है मार्केट में वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इनको क्या करवा रहा होगा, रिपेल। और एक पॉइंट के बाद ये और आगे जाना बंद हो गए। भाई रिपल्शन से आगे जा रहे थे, पर भैया एमजी भी कोई चीज है, एमजी एक पॉइंट के बाद तो उसको रोक देगा ना। यानी इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब क्या है कि भाई y वाला y को मार देगा, x वाला x को। तो क्या लिख सकते हो आप, ये हो गया t cos थीटा और ये हो गया t sin थीटा। तो किसी एक की बात कर लो, तो t cos थीटा किसकी बराबरी कर रहा है, mg की। t sin थीटा किसकी बराबरी कर रहा है, fe की, इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो आप बोलोगे सर इजी है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan थीटा क्या आ गया, Fe/mg। ठीक है, तो टू आइडेंटिकल थ्रेड्स आर अटैच्ड विद आइडेंटिकल चार्जेस सस्पेंडेड फॉर्मिंग एन एंगल 30 व्हेन दीज थ्रेड्स आर सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड। अब एकदम से इस पूरे सेटअप को लिक्विड में ले गए जिसकी डेंसिटी है 800, एंगल फिर भी नहीं बदला। तो आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, लिक्विड में ले गए तो एकदम से बॉयंट फोर्स आ जाएगा, वो बॉयंट फोर्स तो इनको अब वेट को कम कर देगा, तो ये तो और दूर चले जाने चाहिए थे, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो मत भूलो, क्या मत भूलो, जैसे ही ये किस में चले गए, लिक्विड में, वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी पूरी तरीके से बदल गया। यानी अब नया सीन क्या है, आओ समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पहले थोड़ा सा एक लिक्विड की इमेजिनेशन कर लेते हैं और इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करने जा रहे हैं हम, अब हम इस पूरे सेटअप को एक लिक्विड में सबमर्ज कर दे रहे हैं, है ना। तो अब क्या बदल गया सर, अब बदल गया सबसे पहले तो टेंशन। मान लेते हैं अब टेंशन कितनी है, टी डैश, बाकी सब कहानी वही है, एंगल थीटा है, एंगल थीटा है। अब नीचे एम जी है, अब इधर एफ ई है, नहीं अब इधर एफ ई डैश है। अच्छा, अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, टी डैश कॉस थीटा, और ये कितना होगा, टी डैश साइन थीटा। तो आप बोलोगे सर अभी भी कहानी लगभग लगभग तो वही है, टी डैश साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ ई डैश के, है ना। अच्छा, अब बॉयंट फोर्स किसके बराबर होगा, मान लेते हैं लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो, हम ऐसा ही करते हैं, और इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा और रो। अच्छा, तो बोलो क्या होगा, mg लिखोगे तो क्या लिखोगे, सिग्मा vg। ये तो जानते हो ना, मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी क्या हो गई, सिग्मा। अच्छा, जब आप बॉयंट फोर्स लिखोगे तो लिखोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, यानी रो vg। ठीक है सर, तो अब आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो बॉयंट फोर्स दिखाओ तो सही, इसमें बॉयंट फोर्स भी कहां लगेगा, ऊपर। तो बॉयंट फोर्स प्लस टी डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, यानी टी डैश कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी माइनस बॉयंट फोर्स। अच्छा, थीटा सेम रह रहा है तो दोनों को डिवाइड कर दे, तो tan थीटा क्या आ रहा है, एफ ई डैश अपॉन
mg माइनस fb। तो ये मैंने तैयारी कर ली है ना। अब मैंने सारी चीजें तैयार कर ली, tan थीटा सेम रह रहा है, तो ये हरा वाला tan थीटा और पीला वाला tan थीटा दोनों को इक्वेट करना बनता है, कर देते हैं। तो क्या था, अरे यार मैं भूल ही गया, क्या था हरा वाला tan थीटा, Fe बाय एम जी। तो Fe बाय एम जी इज इक्वल टू Fe डैश बाय एम जी माइनस एफ बी। सही है। अच्छा अब Fe क्या है, याद है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस बहाने पुराना रिवीजन होता है कई बार, जबकि Fe डैश क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आपको याद होगा तो Fe अपॉन Fe डैश, Fe अपॉन Fe डैश क्या होता था हमारा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वही क्या कहलाता था हमारा, एप्सिलॉन आर, जिसको हम कहते थे रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो Fe अपॉन Fe डैश बन रहा है क्या यहाँ पे, बिल्कुल बन रहा है। क्या हो गया Fe अपॉन Fe डैश, तो Fe अपॉन Fe डैश हो गया mg अपॉन mg माइनस fb, और ये हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कि क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए कि बात वही हो जाए, यानी पानी में जाने पे जितना उसको दूर जाना था वो नहीं जा पाया, क्योंकि उतने ही फैक्टर से दूर ले जाने वाला फोर्स भी कम हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कम हो गया। तो अब mg क्या है, सिग्मा vg, ये भी है सिग्मा vg, और ये क्या है, रो vg। बोलो हाँ कि ना। सिग्मा vg 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 कैंसिल, तो एप्सिलॉन आर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। क्या आ गया, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। क्या दे रखा था, सिग्मा 1600, क्या दे रखा था, रो 800, तो ये हो गया 1600 अपॉन 800, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 2। तो अगर आपने पॉज करके क्वेश्चन खुद ट्राई किया होगा तो अब आप सोच पा रहे हो कि मैंने क्या किया। इस बहाने कभी बॉयंट फोर्स, मतलब 11th के कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हुए क्वेश्चंस करते रहने चाहिए, ताकि उनसे ग्रिप ना छूटे। तो एकदम से अगर कोई भूल गया होगा तो आज ये क्वेश्चन करके याद आ गया कि यार बॉयंट फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, मैं एक बार दोनों स्लाइड्स आपको पॉज करके दिखा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये भी देख लीजिए। अब इसके बाद चलो ये अपन बाद में करेंगे, ये अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी थोड़ा और फील लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट शुड बी स्विच्ड ऑन in order to make an oil drop of radius this much and density this much with 12 excess electrons to make it suspended in midair। तो क्या इच्छा जताई है आपने कि भैया ऑयल ड्रॉप हवा में, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप हवा में लटक जाए, यानी mg और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को क्या कर जाए, कैंसिल आउट कर जाए। अच्छा कैसा इलेक्ट्रिक ड्रॉप है ये, जिसपे कितना चार्ज है, -12e। क्यों, क्योंकि इसमें है एक्सेस इलेक्ट्रॉन। अच्छा किसी चीज को हवा में लटकाना है तो ऐसा थोड़ी उस पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही, ग्रेविटी काम कर रही है, आप उसके उल्टा फोर्स देके उसको बैलेंस ऑफ कर दो। अच्छा ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज की खास बात क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगना चाहिए, ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां सेटअप करनी पड़ेगी, नीचे। कई बार सुनने में अजीब लगता है, अरे सर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी नीचे, फिर ये क्यों लटक गया है यहां। अरे भैया ये चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नीचे है, तभी तो फोर्स ऊपर लगेगा। पॉजिटिव होता तो आपको ऊपर ही फील्ड देनी पड़ती, ऊपर ही फोर्स के लिए। समझ रहे हो मेरी बात। अब तो बस कुछ नहीं है, आपको बताना क्या है, बाय द वे इसमें पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो अब फोर्स बैलेंस कर दें, यानी Fe किसके बराबर हो जाना चाहिए, mg, और बस अब तो मैग्नीट्यूड इक्वेट करें क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी सोच ही लिया है। अब Q की जगह क्या डाल देंगे, 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। E हमें पता नहीं है, मास की जगह क्या डाल देंगे, डेंसिटी जो कि 800 है, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा आर क्या लिखा, 1 मिलीमीटर है तो उसको मीटर में कर लिया, क्योंकि डेंसिटी भी केजी पर मीटर क्यूब में, और ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 लेनी है या 10, ये फैसला आप अपने आप से ले सकते हैं। और यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ई की। तो आपको थोड़ा और फील आया, फील्ड कैसे ऑपरेट कर रही है। आई होप आपका भी सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, a pendulum bob of mass m and charge q is suspended from a string as shown. A horizontal uniform electric field is switched on. Then find the tension in the string and the direction deflection from the vertical in equilibrium condition. तो भैया ये एक पेंडुलम था मास m और चार्ज q का, सब कुछ सही चल रहा था इसकी लाइफ में, आराम से वर्टिकल कंडीशन में स्टेबल था. एकदम से कोई आता है और एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्विच ऑन कर देता है. तो जैसे ही ऐसा हुआ, थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा उस फील्ड के चलते इसको आगे की तरफ धक्का लगेगा और क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे जाके ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा जब QE और mg और T तीनों मिलके बैलेंस ऑफ हो जाए. आप समझ ही रहे हैं. तो ऐसे में ये हो जाएगा वर्टिकल से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट, है ना, और वो डिफ्लेक्शन और ये डिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम है. अब कहानी क्या है, आपको पॉज करके खुद ट्राई करना चाहिए पहले, फिर मैं कह रहा हूं. ये क्या है, टी कॉस थीटा, और ये क्या है, टी साइन थीटा. तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होना चाहिए कि भैया टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाना चाहिए, mg, और टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाना चाहिए, QE. अब कोई आपसे बोले कितना डिफ्लेक्शन हुआ, टी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को, लेट्स से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड. तो क्या आ जाएगा दोस्तों, tan थीटा. क्या आ जाएगा tan थीटा, QE बाय mg. यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा है, इसमें क्या शक है. जितना मास भारी है, डिफ्लेक्शन उतना ही कम है. अच्छा, कोई बोले टी भी बताओ भैया, टेंशन भी बताओ, तो डिवाइड करते ही तो टी गायब हो गया. हमें टी को बचाना है, थीटा को हटाना है. तो क्या आप मेरी बात समझ रहे हो, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो. अच्छा, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करते हो तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लोगे तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड होके क्या बन जाएगा, 1. तो टी स्क्वायर क्या आ गया, mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर. तो टी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर. सही बात है क्या. तो आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ, कैसे एक नया फोर्स हमारी लाइफ में आ गया. यानी ये सब क्वेश्चन हम 11th में भी करते थे. अब एक पहले तो एक नया फोर्स का मतलब होता था k q1 q2 1 r स्क्वायर. आज की क्लास के बाद एक नया फोर्स का मतलब क्या हो गया, QE. ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या बात करते हैं. अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q एंटर्स द रीजन बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स. ठीक है भैया. तो ये कैसी प्लेट रही होगी कि जरूर इस पे कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसा चार्ज रहा होगा, नेगेटिव. और इसी वजह से क्या हुआ होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस दिशा में सेटअप हो गई होगी, ग्रेविटी नहीं है. अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q एंटर्स द रीजन. जैसा आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये खुद नेगेटिव चार्ज है तो इसकी टेंडेंसी E के अलोंग जाने की होगी या E के ऑपोजिट. जाहिर सी बात है E के ऑपोजिट. ये मोशन इसका शुरू हुआ t इज इक्वल टू 0 पे, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. कुछ कुछ आपको किसकी याद आ रही होगी, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. जहां आप किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंकते थे बिल्डिंग की छत से, तो ग्रेविटी अपना खेल दिखा के उसको पैराबोलिक पाथ फॉलो करा के नीचे गिरा देती थी. ये नीचे गिरने की वजह है, ऊपर गिर रहा है, मतलब गिर रहा है तो नहीं बोलना चाहिए, ऊपर जा रहा है. तो ऊपर कैसे जा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है. पॉजिटिव होता तो ये भी नीचे ही जाता. तो ये फील्ड जो है वो इस एरिया में है. आपको बताना है कितना वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो जाएगा जब ये फाइनली लेट्स से इस प्लेट से बाहर निकल जाएगा, जिसको आप बोल सकते हो टाइम बिटवीन द प्लेट्स, लेट्स से कैपिटल T. तो अब आप बोलोगे ट्राई कर लो वैसे, पर हिंट यही है, ये हिंट लेके ट्राई कर लो कि बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की तरह डील करो कि x का काम x में और y का काम y में. तो अगर आप x में इक्वेशन लिखते हो तो क्या लिखोगे, sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. अब sx क्या है, खाली डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन. सर वो तो l है. क्यों, क्योंकि अगर मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं तो x में आपने कितनी वेलोसिटी दी है शुरू में, vx है ना. चलो शुरू में दी है तो इसको क्यों ना qx लिख लें. तो जो शुरू में आपने वेलोसिटी दी है वो क्या है, vx, और y में जो वेलोसिटी दी है वो क्या है, 0. x में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0, और y में जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, और वो कितना है, QE बाय m. आप भी समझते हो क्यों, क्योंकि QE हो गया फोर्स
और डिवाइड बाय मास, तो ये जे कैप, इसके लिए अपवर्ड पॉजिटिव, इसके लिए राइटवर्ड पॉजिटिव। तो अभी x में देख रहे हैं तो ux की जगह तो vx लिखना है जो भी उसने कहा, और यहां से यहां तक का टाइम t लिखना है, और ये वाली टर्म क्या हो गई, जीरो, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो t की वैल्यू क्या आ गई, l बाय vx। तो ये तो आ गया हमारे पास टाइम। अब हमें निकालना है वर्टिकल डिफ्लेक्शन, तो उसके लिए हमें अपनी अब नजर कहां डालनी होगी, y डायरेक्शन में। तो sy इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ। क्यों लगा पा रहे हो ये, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मान सकते हैं। इस बार उल्टा यू वाई जीरो है, y में कोई वेलोसिटी नहीं है, और ए वाई की जगह क्या लिख दिया जाए, क्यू ई बाय एम, और t की जगह क्या लिख दिया जाए, L बाय वी एक्स स्क्वायर। तो ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है y, ये क्या आ रहा है, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m वी एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बोलिए, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। कई बार ये देख के ऐसे डर सा लग जाएगा कि यार इतना बड़ा आंसर कैसे आएगा, ये इतना कॉम्प्लेक्स आंसर कैसे आएगा, और पलट के देखिए तो कुछ नहीं किया आपने, सिर्फ दो इक्वेशन ऑफ मोशन ही तो लगाई है, जो तो हम 11th में ही सीख चुके थे। तो मैं फिर कह रहा हूं कॉन्सेप्ट्स 11th वाले हैं, बस अब एक नया फोर्स, एक नई फील्ड, एक नया एक्सेलरेशन हमारी लाइफ में आ गया। अभी ग्रेविटी की जगह बस फील्ड ने इसको ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया। चलिए लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद जो हमें बात करनी है, जो हमारा डिसीजन है वो थोड़ा सा चेंज है, ये हम अगली क्लास में ले लेंगे। अभी हम जो बात कर लेते हैं वो एक छोटी सी बात है, वो करके खत्म कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे। तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। लाइन जरूरी नहीं है, कर्व भी हो सकती है। बेसिकली आइडिया ये है कि यार अपन कोई फील्ड को, है ना, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सके। वो होती तो नहीं है भाई, कोई फील्ड ऐसे कोई डायग्राम नहीं होता, फील्ड तो महसूस करने वाली चीज है ना। तो उसको कोई आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको इमेजिन करने के लिए, उसको एक पिक्चर देने के लिए एक टर्म बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हेल्प्स अस रिप्रेजेंट पैटर्न ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्रामेटिकली। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज टर्न करेगा वैसे वैसे फोर्स खाएगा, टर्न करेगा तो सही नहीं है, जैसे जैसे वो फोर्स खाएगा वैसे वैसे लाइन स्केच करते जाइए, हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, in a region of empty space so that the tangent at any point gives the direction of electric field vector, that is the direction of force on a hypothetical unit positive test charge, है ना। शायद ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाए कि यार अगर अभी 1 कूलम यहाँ रखो, आप तो +1 रख के सोचते रहो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड लाइन बनानी है, यहाँ रखोगे दूर जाएगा, यहाँ रखोगे दूर जाएगा, तो कुछ ऐसी फील्ड लाइन ही तो बनेगी, प्लस से प्लस तो दूर ही जाएगा। पर अगर माइनस है होस्ट तो वो तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड लाइंस ऐसी हो गई। कई बार फील्ड लाइंस है ना प्रैक्टिकली बना के देखनी पड़ती है, ऐसे नहीं होता कि आप हर बार इमेजिन कर पाओ। तो जैसे अगर एक प्लस है और एक माइनस है, तो आप समझते हो कि नेट फोर्स इनके सुपर पोजिशन से मिलेगा, तो कुछ ऐसे टर्न होता रहेगा नेट फोर्स, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे दिखेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब आप समझा सकते हो, हाँ सर हाँ प्लस है तो दूर जा रहा है, देखो प्लस है तो इधर से दूर जा रहा है, पर इधर पास जा रहा है, क्योंकि माइनस तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा। कल को दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, तो आपको पता है जैसे दोनों प्लस है तो दोनों ही उस प्लस को धक्का दे रहे हैं, आपस में फोर्स नहीं देख रहे, किसी भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स देख रहे हैं। तो कुछ ऐसी लाइंस होगी, बीच में आपको मिलेगा नल पॉइंट, क्योंकि दोनों फील्ड कैंसिल हो रहे हैं और इसीलिए वहां पे कोई नेट फील्ड है ही नहीं। और ये फील्ड लाइन कहां तक जाएगी या कहां से आएगी, तो आंसर है इन्फिनिटी तक, क्योंकि थियोरेटिकली तो फील्ड जीरो तब तक नहीं होगी जब तक डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो जाता। भाई ऐसा नहीं है ना, भाई वही वाली बात है ना, आप अपनी फिंगर्स को हिला रहे हो तो भी स्टार्स पे फोर्स तो चेंज हो ही रहा है, पर वो प्रैक्टिकल बात नहीं है कि यार आप फिंगर्स हिला रहे हो, आप हैंड हिला रहे हो, तो उससे क्या स्टार पे फर्क पड़ जाएगा। वो उसको नापना एक बेवकूफी है। वैसी वाली बात है कि थियोरेटिकली तो फील्ड इन्फिनिटी तक है, पर प्रैक्टिकली एक पॉइंट के बाद फील्ड महसूस होना बंद हो जाती है। ज्यादा मैं इस पे इतना फोकस इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तौर पे आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होनी चाहिए। तो क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो बेसिक्स ही हम डिस्कस कर सकते हैं कि दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो करेगी तो वहां पे डायरेक्शन दो मिल जाएंगे फील्ड लाइंस के या फील्ड के, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेट फोर्स तो एक ही होगा ना भाई, मैंने कल को कहा ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, तो 1 कूलम यहां रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स तो एक ही होगा ना।
नेट फोर्स के दो डायरेक्शन थोड़ी हो सकते, एक साथ दो जगह थोड़ी जा सकते हो आप, कि आप राइट की तरफ भी जा रहे हो, आप लेफ्ट की तरफ भी जा रहे हो, नहीं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। चार्ज से या तो ये निकलती हुई होती है या उसमें आती हुई होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर बोथ प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यानी अगर आप हमेशा एक टेंडेंसी रखेंगे कि भाई अगर चार्ज तगड़ा है, मान लो ये 2 माइक्रोकूलम की फील्ड लाइंस बनाई, तो कुछ ऐसे बनाई, कल को 5 की बनाएंगे तो इससे और ज्यादा डेंस बनाएंगे, और ज्यादा बनाएंगे। ये कन्वेंशन है जो आपको ध्यान रखना है। बड़ा चार्ज है तो फील्ड लाइंस भी ज्यादा दिखानी है। द स्टार्ट पॉइंट ऑफ फील्ड लाइन इज एट द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। ये खास बात, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ। जो फील्ड लाइन जितनी क्लोज है वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। कहने का मतलब क्या है, मान लो ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, तो ए पे स्ट्रेंथ ज्यादा है या बी पे? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स ए पे। तो ए पे फील्ड लाइंस क्या देख रहे हो आप, पास पास है, बी पे थोड़ी दूर दूर है। यानी हम कम ये तो नहीं बता सकते कि ए बी से कितनी ज्यादा है, पर ये बता सकते हैं कि ए और बी में ए पे फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। जहां पे फील्ड लाइंस पास है वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पे फील्ड लाइन स्कैटर्ड है, दूर दूर है, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। तो इस तरीके से मतलब एक आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि यार क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी तो फील्ड लाइंस क्या होता है आप एनसीईआरटी से भी अब रीड कर सकते हैं। एक बेसिक सी बात है। हाँ, बस एक लास्ट बात बोलूंगा, कोई बोले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोले? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो आप बोलोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं बल्कि क्या होगी? पैरेलल स्पेस लाइंस। अरे क्या होगी? पैरेलल स्पेस्ड। हो सकता है मेरी पैरेलल ना दिख रही हो आपको, पर थोड़ा सा मान लीजिए, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है ना, ऐसे कुछ पैरेलल मान लीजिए। तो कभी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो क्या पैरेलल स्पेस लाइंस, क्यों? ताकि गैप हमेशा क्या रहे, सेम रहे, और पैरेलल मतलब सब पॉइंट पे डायरेक्शन सेम रहे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे रिप्रेजेंट होती है? पैरेलल स्पेस्ड इक्वली स्पेस्ड लाइन, पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस। तो ये सब डायग्राम अब आप स्कैन कर लीजिए। इतना ही करेंगे आज, तो आइडिया आपको मैंने दे दिया, इसको क्विकली रिवाइज कर लीजिए। अगली क्लास में हम लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करना सीखेंगे। पर आई होप आज की क्लास में आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके शुरू तो हो गई है। अब तो बस मैथ बची है, जो फिजिक्स थी वो आज की क्लास में पूरी मैंने इंक्लूड कर दी, और आई होप आप इसको बार बार देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। कोई पार्ट आपको लगता है उसको मतलब होता है ना कि धीरे धीरे वापस देखेंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो जरूर मेरे को बताना, क्योंकि आगे पूरी 12th क्लास जो है वो आज की क्लास पर डिपेंड कर रही थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए हर चीज को ढंग से समझ लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लास में। करते रहिए मेहनत, एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय। If you enjoyed this video, please don't forget to like, share and subscribe to our channel.